हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। लास्ट वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया था कि ओवा कैसे बनता है, स्पर्म कैसे बनता है। अब आगे का प्रोसेस है कि इन दोनों का फ्यूजन कैसे होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट कोइटस के टाइम पर, कोइटस मतलब कॉपुलेशन यानी इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, सीमन रिलीज होता है पेनिस से, यानी पेनिस के अंदर से सीमन इजैक्यूलेट होता है और वो जाता है वजाइना के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसेमिनेशन, यानी कि सीमन का पेनिस से वजाइना में जाना, ये प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि स्पर्म के पास होती है टेल, तो उस टेल की वजह से वो मूव कर पाते हैं। और स्पर्म जो होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी देगा और टेल की हेल्प से वो बहुत तेज मूव करेंगे। पहले वो जाएंगे वजाइना के अंदर, वजाइना के बाद वो जाएंगे सर्विक्स में और उसके बाद वो यूट्रस में जाएंगे। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पता है, तो ये पाथवे हमें समझ में आ रहा है। पहले वजाइना, वजाइना से सर्विक्स और फिर यूट्रस। अब यहाँ तक आते आते क्या होगा, बहुत सारे स्पर्म रास्ते में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वजाइना का जो पीएच होता है वो स्पर्म के लिए सही नहीं होता। तो उसमें से जो भी अच्छे स्पर्म होंगे वो आगे आ जाएंगे और जिसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होगी वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही पहुंचते पहुंचते फाइनली वो फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, एस्थमस और इन्फंडिबुलम। तो जो स्पर्म है वो स्विम करते हुए एम्पुला तक पहुंच गया और यहाँ तक रहते रहते लगभग सिर्फ 200 से 400 स्पर्म रह जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अब वहां पर ओवम पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंडरी oocyte निकल तक एम्पुला तक पहुंच जाती है। वो ओवरी से जब रिलीज होती है फिर वो एम्पुला में पहुंच जाती है और उसी टाइम पर ये स्पर्म भी आ गए। अब जब दोनों सेम टाइम पर आ गए तो इनका फ्यूजन हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि एम्पुला ही है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन की लोकेशन बताओ, तो इसका आंसर होगा एम्पुला। एम्पुला पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, तो वहां पर एम्पुला वाले एरिया में फ्यूजन होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले स्पर्म आएंगे पेनिस से निकल के वजाइना में, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर वो स्विम करते हुए वजाइना से सर्विक्स में आएंगे, सर्विक्स से यूट्रस में आएंगे और यूट्रस से होते होते वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, वहां पर एम्पुला में पहुंच जाएंगे और सेम टाइम पर ओवरी से एग निकलेगा और वो भी एम्पुला पे पहुंच जाएगा। और जब दोनों मिलेंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यानी एम्पुला वाले एरिया पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम बोल रहे हैं कि मिलियंस में स्पर्म इजैक्यूलेट हुए, लेकिन एम्पुला तक जाते जाते 200 से लेकर 400 स्पर्म ही बचे। अब ये 200 से लेकर 400 स्पर्म जो है ये बहुत ही अच्छे वाले स्पर्म हैं। अब इनके बीच फाइट होगी एक तरीके से, यानी कोई एक ही स्पर्म होगा जो फ्यूज करेगा, सारे स्पर्म तो फ्यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, कोई एक ही स्पर्म फ्यूज करे, उसके अलावा कोई और स्पर्म फ्यूज ना करे, उसके लिए जो फीमेल होती है वो कुछ मैकेनिज्म अपनाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब पॉली मीन्स बहुत सारे, स्पर्म मतलब स्पर्म का फ्यूजन। तो बहुत सारे स्पर्म के फ्यूजन को रोकने के लिए फीमेल के अंदर कुछ रिएक्शन चलती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पर एनसीईआरटी में हमारे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर ये ओवम है, उसके बाहर वाली लेयर जोना पेल्यूसिडा और ये कोरोना रेडियाटा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है एक से ज्यादा स्पर्म है, लेकिन एक स्पर्म आ गया। अब एक स्पर्म आने के बाद बाकी स्पर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज हो गए तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए केवल एक ही स्पर्म फ्यूज करे, उससे ज्यादा स्पर्म फ्यूज ना करे, तो इसमें कुछ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर 2 तरीके की ब्लॉक रिएक्शन चलती है। सबसे पहले तो क्या हुआ, बहुत सारे स्पर्म पास में आ गए और एक स्पर्म एंटर कर गया, तो बाकी स्पर्म को हमें सडनली हटाना है, तो उसके लिए हमें फास्ट ब्लॉक करना होगा। फास्ट ब्लॉक की रिएक्शन को ही हम इलेक्ट्रिकल ब्लॉक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे हम मानते हैं कि एग की एक लेयर है, अभी बाहर प्लस है और अंदर माइनस है। अब जैसे ही एक स्पर्म आ गया तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बाहर प्लस हो जाएगा।
यानी सडनली ये चार्जेस चेंज हो गए। अब इन चार्जेस चेंज होने की वजह से स्पर्म जो है सडनली दूर चले जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही चार्ज अलग हो गया तो ये स्पर्म दूर भाग जाएंगे, सारे जो भी पास आ रहे थे वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ डीपोलराइजेशन हो गया। तो ये क्योंकि फास्ट हुआ है स्पर्म को हटाने के लिए, इसलिए इसको हम फर्स्ट ब्लॉक भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का चेंजेस हुआ है। तो पहली तो रिएक्शन ये हो गई, ये होता है ताकि तुरंत हट जाए वो। फिर उसके बाद चलते हैं स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक को हम जोनल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो स्पर्म एंटर किए थे, स्पर्म एंटर करने के लिए इसने एक्रोसोम से कुछ एंजाइम रिलीज किए। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से ये लेयर रप्चर हो जाती है। अब रप्चर होने के बाद इसके अंदर न्यूक्लियस चला जाता है। तो अब ये जो रप्चर एरिया हो गया, यहां से और स्पर्म एंट्री कर सकते हैं, तो इसको सील करना जरूरी है। ठीक है, एक बार डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि ये है एग का वो वाला, ये एग है, ये इसके बाहर की लेयर्स। अब ये स्पर्म यहां से एंटर हुआ। अब ये स्पर्म ने कुछ मटेरियल सिक्रीट किए, तो ये सारी चीज जो है वो रप्चर हो गई, यानी कि ये वाला पार्ट रप्चर हो गया। और ये रप्चर होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस था वो अंदर एंटर कर गया, ये प्रोसेस हुआ था। तो अब ये जो रप्चर हुआ है, यहाँ से और कोई स्पर्म भी एंट्री कर सकता है। तो ये एंट्री रोकने के लिए हमें इसको वापस से सील करना पड़ेगा ताकि कोई और स्पर्म ना आए। तो इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं जोनल रिएक्शन। कैसे, पहले ईआर के अंदर से कैल्शियम निकलता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर से कैल्शियम बाहर आता है। ये कैल्शियम वेसिकल पे जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से वेसिकल रप्चर हो जाती है और वेसिकल के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो बाहर निकल के आ जाता है और इसको सील कर देता है। तो अब इसको सील कर दिया तो कोई एंटर नहीं कर पाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तब तक फास्ट ब्लॉक इसको हैंडल करती है। और फास्ट ब्लॉक होने के बाद फिर स्लो ब्लॉक होता है। तो इस तरीके से पॉलीस्पर्मी रोकने के लिए दो रिएक्शन चलते हैं, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में होता है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक और स्लो ब्लॉक होता है जोनल रिएक्शन। तो यही कारण है कि एक एग से केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है कि एक स्पर्म से एक एग से एक स्पर्म क्यों फ्यूज करता है, या फिर पॉलीस्पर्मी रोकने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ये आंसर आएगा। अब एक्रोसोम हमने देखा था जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पर ये जैसे एग है, ये उसकी लेयर्स हैं, ये स्पर्म आया, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये एक्रोसोम वाला पार्ट है। तो इस एक्रोसोम में कई एंजाइम सिक्रीट किए। वो एंजाइम कौन कौन से थे, एक तो था हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज क्या करता है, हाइल्यूरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करता है, जो कि फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में मिलता है। एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि कोरोना रेडियाटा को रप्चर करेगा, पेनिट्रेट करेगा। एक होता है जोनालाइसिन, जो कि जोना पेलिसिडिया को रप्चर करेगा। अब जैसे ये सिक्रीट होगा तो ये जो जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी यहाँ से रप्चर हो जाएंगी। अब ये लेयर्स रप्चर होने से क्या होगा, ये इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा और ये लेयर अब बाद में स्लो ब्लॉक के दौरान रीसील हो जाएंगी, और बाकी ये जो बचा हुआ स्पर्म का पार्ट है ये सब बाद में शेड आउट हो जाएगा, मतलब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बस स्पर्म का न्यूक्लियस ही है जो अंदर एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, बाकी कोई किसी काम नहीं आता। टेल का जब तक का काम है, जब तक वो वेजाइना के तक नहीं पहुंच रहा, वेजाइना मतलब उसके एम्प्यूला वाले एरिया तक, वहां तक नहीं पहुंचा, तब तक टेल का काम है उसको मूवमेंट कराने में। उसके बाद एक्रोसोम यहाँ पर एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, फिर बाद में सिर्फ न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज कर रहा है। तो ये तीनों एंजाइम होते हैं और एनसीईआरटी में हमें लाइसिन का नाम दिया हुआ है, तो ये तो हमें याद रखना ही है। अब क्या हुआ, अब मानते हैं हम, ये तो हम मान के चल रहे कि ये ह्यूमन मेल का ही स्पर्म आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ह्यूमन का ही स्पर्म आए, तो कोई और स्पीशीज का स्पर्म भी आ सकता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए मेल और फीमेल दोनों के पास ही कुछ रिसेप्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि फर्टिलाइजिन होती है ओवम के पास, ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि अट्रैक्ट करता है स्पर्म को, यानी कि ह्यूमन के स्पर्म को। और एंटी फर्टिलाइजिन ये मेल से सिक्रीट होती है जो कि अमीनो एसिड होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं कि एक ही स्पीशीज के हैं या नहीं है।
ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। अब ज़ोना पैलिसीडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जैसे ZP2 और ZP3। इन रिसेप्टर की हेल्प से वो पहचानते हैं और उस जगह से ही एंटर करते हैं स्पर्म। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte की सरफेस को टच करता है तो वहां पे ऐसी कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है जैसे स्पर्म ने इसको टच किया। तो इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। उसके बाद जैसे ही स्पर्म आया वेजाइना में, वेजाइना से वो यूट्रस में गया, तो वहां पर जाते टाइम एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या होता है, उस रिएक्शन में सबसे पहली चीज तो होती है कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने की क्या जरूरत है, ताकि एक्रोसोम काम कर पाए, क्योंकि एक्रोसोम का डिसॉल्व होना जरूरी है ताकि वो अपना फंक्शन कर पाए। दूसरी चीज क्या होती है, स्पर्म टेल के अंदर कैल्शियम का इनफ्लो होता है ताकि स्पर्म बहुत अच्छे से मूव कर पाए। फिर डीकैपेसिटेशन फैक्टर डीएक्टिवेट हो जाते हैं ये सब होने के बाद। तो कैपेसिटेशन मतलब उसको स्पर्म काम करना चालू कर देता है। अब फर्टिलाइजेशन की बात क्या होता है, या हम बोले कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो सेकेंडरी oocyte होती है, हमने पढ़ा था oogenesis में कि सेकेंडरी oocyte बनती है और वो मेयोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अटक जाती है जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का टाइम आया तो ये मेयोसिस 2 बचा हुआ कंप्लीट हो जाता है और ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाती है ओवम में प्लस पोलर बॉडी में, और इन दोनों की प्लॉइडी ही एन होती है, ओवम की और पोलर बॉडी की। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम बन गया। अब ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करके ये बना लेगा जाइगोट। ओवम भी एन है, स्पर्म भी एन है, एन और एन मिलकर बना गए 2n जाइगोट। अब एक चीज आती है कि मेल और फीमेल कौन बनेगा। ओवम की हमेशा प्लॉइडी 22+X होगी, एन है मतलब 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम होंगे प्लस X 6 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन मेल के पास दो ऑप्शन है, मेल के पास एक 22+X प्लस और 22+Y, फीमेल के पास तो एक ही ऑप्शन है 22+X। अब अगर X के साथ X फ्यूज करेगा तो 44+XX बन जाएंगे यानी कि फीमेल बन जाएंगी। लेकिन अगर Y फ्यूज करेगा तो 22+22 यानी 44 और X और Y यानी कि मेल बनेगा। अगर हम कहें कि साइंटिफिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल के लिए, जेंडर के लिए, तो वो मेल यानी कि फादर रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ये बात सोशली एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि स्पर्म यानी कि मेल फादर ही जिम्मेदार है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, क्योंकि स्पर्म ही डिसाइड कर रहा है कि मेल है या फीमेल है। अब ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद होगा उसका डिवीजन होगा। अब जाइगोट डिवीजन होने के साथ साथ मूव करता जाएगा। एम्पिला में हुआ था इसका फ्यूजन, अब फ्यूजन के बाद ही आगे स्थमस में जाएगा। यूविडक्ट स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मूव करते करते इसका डिवीजन चालू हो जाएगा, और जो इसमें डिवीजन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लीवेज मतलब होता है कि उसका डिवीजन तो होता है, नंबर तो बढ़ते हैं पर साइज नहीं बढ़ता। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो यूट्रस में एंटर करता है और फिर वो डिवीजन करके, अब जाइगोट एक सेल है, डिवीजन हुआ, 1 से बनी 2, 2 से बनी 4, 4 से बनी 8, 8 से बनी 16, ऐसे ऐसे करके डिवीजन होता जाता है। तो ऐसे इन जो सेल्स बनती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। और ये जो 8 से 16 सेल की स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं मोरूला। यानी जाइगोट के बाद क्लीवेज हुआ और क्लीवेज से 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर की सेल्स बनी और इन पूरे सेल्स के ग्रुप को हम बोल दिया मोरूला। अब मोरूला में और ज्यादा डिवीजन होते हैं और डिवीजन के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये है सेल्स, जाइगोट है 2n, इसमें क्लीवेज हुआ, क्लीवेज यानी कि माइटोसिस, 1 से बनी 2 सेल, फिर और माइटोसिस हुआ 2 से बनी 4, और माइटोसिस हुआ 4 से बनी 8, 8 से बनी 16। इन दोनों को ही हम मोरूला कह देंगे। अब यहां तक की स्टेज है ये दोनों मोरूला। अब क्या होगा, इसमें डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा, कुछ लेयर तो ऐसे पेरीफेरी पे सेट हो जाएंगी, इन सेल्स को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ सेल्स होंगी जो यहाँ पर एक साइड इकट्ठा हो जाएंगी, इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। अब ये जो पूरी चीज बनी है इसको ही हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो इनर सेल मास होता है ये आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये वाला जो पोल है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल, और उसका अपोजिट पोल एन एम्ब्रियोनल पोल। तो इस तरीके से मोरूला से ब्लास्टूला बनती है।
ये थ्योरी में लिखा हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर जो बन जाती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ सेल्स जो एक साइड इकट्ठा हो जाती है उनको इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। ये यूट्रस में पहुंचने के बाद उसके अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, और उसके बाद अभी एम्ब्रियो के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना चालू होगा। तो ये जो चिपक जाता है एंडोमेट्रियम से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि यूट्रस से ब्लास्टोसिस्ट का चिपक जाना, उसमें एम्बेड हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद अब प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा वगैरह पढ़ेंगे कि बेबी कब कौन से मंथ में क्या क्या ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।